और नीचे यह चार्ट हमें स्वरों के बारे में बताता है। स्वर में 11 स्वर होते हैं और ये वर्णमाला में 20 हमारी दुनिया में 6200 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से अंग्रेजी, पहाड़ी, कोरियन और ऐसी और भी भाषाएं बोली जाती है। भारत में 121 भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, पंजाबी और तमिल। अब मैं अपने नाम अलग अलग भाषाओं में बोलने जा रहा हूँ। हिंदी, मेरा नाम अक्षत वोहरा है। अंग्रेजी, माय नेम इज अक्षत वोहरा। जर्मन, Ich habe अक्षत वोहरा। पंजाबी, साडा नाम अक्षत वोहरा है। फ्रेंच, जे मैपल वोहरा अक्षत। थैंक। प्रणाम, मेरा नाम अराजी है। मैं आज आपको बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और युग्म। आइए इनको समझते हैं। रूढ़, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष प्रकट करते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे चल, जल आदि। दूसरा, वो शब्द किन्हीं विशेष शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या और आलय को मिलाकर बना है। यौगिक, ये वे शब्द हैं जो यौगिक तो होते हैं, परंतु एक सामान्य अर्थ को प्रकट करते हुए एक विशेष अर्थ को भी प्रकट करते हैं, जैसे दशानन यौगिक भी है और ये किसी एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, जैसे ये रावण का एक नाम है। आज का मेरा विशेष अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वो शब्द होते हैं जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होते हैं, जैसे कि कोयल और कलम। और दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ एक से ज़्यादा होता है, जैसे कि पानी, वाणी। तो इसमें जो वाणी शब्द है ये हमारा निरर्थक है। सार्थक शब्द में 5 उसके भेद होते हैं, विलोम, समानभाषी, एकार्थी, अनेकार्थी। और विलोम शब्द वे होते हैं जो दूसरे शब्द का विपरीत या फिर उसका अर्थ बताते हैं, जैसे कि रात का विपरीत है दिन। पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्द के समान होते हैं, जैसे कि पानी का पर्यायवाची है नीर या फिर जल। समानभाषी वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के बोलने में थोड़े समान होते हैं, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, जैसे अंग और अंश। और लास्ट में हमारे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। मैं आश्रिता भारद्वाज, कक्षा 7वीं की छात्र, आज उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पर एक चार्ट प्रस्तुत करने वाली हूँ। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, जो कि है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम शब्द के बारे में। संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों अर्थात जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण, माता, पिता, ज्ञान, फल, ओष, चैत्र, पक्षी, शाक, रात। तद्भव शब्दों के बारे में। संस्कृत भाषा के जो शब्द बिगड़कर हिंदी भाषा में उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण, ग्राम से गांव, दूध से दूध, हाथ से हाथ। बात करेंगे देश शब्दों के बारे में। जो स्थानीय भाषा या बोलियों के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें देशी शब्द कहते हैं। उदाहरण, रोड़ा, बैंगन, सेब, पेड़, रोटा, कटोरा। हम बात करेंगे विदेशी शब्दों के बारे में। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि विदेशी भाषाओं
के शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण मास्टर, स्टेशन, रेडिया, वकील, बाजार, ट्रक आदि। धन्यवाद। आज मैं संज्ञा के भेदों के बारे में बताने जा रहा हूँ। संज्ञा जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद मुख्य रूप से लोग इसके 3 भेद मानते हैं, पर कुछ विद्वान इसके 2 भेद और मानते हैं, जो कि है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञा के भेदों के अर्थ व्यक्तिवाचक किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का, रामचरित्र, राम, गांधी इत्यादि। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। और अन्य। उत्तम, मैं हूँ। उदाहरण, मैं उठ गया हूँ। मध्य, तुम आ। उदाहरण, तुम जाओ और पानी ले आओ। अन्य, वह वे। उदाहरण, वे नाच रहे हैं। दूसरा, मैं विशेषण के बारे में बताने जा रहा हूँ। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक, जो संज्ञा जैसे कि सुंदर लड़का, पीला फूल। दूसरा है परिणामवाचक, संज्ञा की मात्रा बताता है, उसे परिणामवाचक कहते हैं। सहपाठियों, आज मैं एक वचन और बहुवचन गतिविधि को बताने जा रहा हूँ। एक वचन वह होता है जिनका नाम एक बारी में ही बताया जाता है, और बहुवचन वो होते हैं जो अन्य चीज़ें होती हैं, और जिनको बहुवचन वो होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं कुछ उदाहरण देने वाला हूँ, जैसे कलम, कलमें, वस्तुएं, लड़का, लड़के। अब मैं कुछ अपने सहपाठियों से कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ। मैं अपने एक सहपाठी माधुर को उठाऊंगा और पूछूंगा कि कविता का बहुवचन क्या होगा। कविता का बहुवचन कविताएं होगा। आज का विषय है पहेलियाँ। पहली पहेली। बोल नहीं पाती हूँ मैं और सुन नहीं पाती, बिना आंखों के हूँ अंधी पर सबको राह दिखाती। मेरा नाम, बीच कटे तो रिश्ते का नाम, आखिर कटे तो सब खाए, भारत के 3 तरफ दिखाए। यात्रा 2 गज फिर भी दिन भर चलती, रसवती है नाजुक भी, लेकिन गुफा में रहती है। सुमध्याह्न। आज मैं माधुरी गुप्ता 7वीं कक्षा का छात्र अपनी ग्रीष्मावकाश की छुट्टियों की गतिविधि प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा विषय था कि मुझे चित्रों के माध्यम से एक कहानी लिखनी है, और आज मैंने एक ऐसी कहानी लिखी है जो कि आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। तो मेरी कहानी का शीर्षक है पंच परमेश्वर, और इसके मुख्य किरदार हैं जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, बनिया मौसी और गांव के अन्य लोग। तो चलिए कहानी पर गौर डालते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र थे, और मुसलमान और हिंदू होने के बाद भी इनकी। आज मैं 12 मासा कविता के बारे में बताऊंगा। 12 मासा एक हिंदू महीना है जिसमें 12 महीने होते हैं। चैत्र महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती है, खट मिट्टी सी धूप है। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन, किलकारी की बच्चों की। विषय है समय। जो व्यक्ति समय का महत्व रखता है वही सफल पाता है। समय हमारे लिए नहीं रुकता, हमें समय के साथ चलना पड़ता है। समय एक तोहफा है जिसे हमें
अच्छे से रखना चाहिए। समय हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि समय जब रुके तो हम पूरी दुनिया नहीं चल सकती है। हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा विषय है सूचना। सूचना हमें किसी विषय पर जानकारी देता है। सूचना का उपयोग ज़्यादातर किसी विद्यालय, दफ्तर या सरकारी कार्यालय में होता है। इसे अंग्रेजी में नोटिस कहा जाता है। जैसे मैंने एक सूचना तैयार की है। दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला वार्षिक उत्सव का आयोजन। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। दिनांक 10 जुलाई प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। मैं स्थितिज्ञ शांडिल क्लास 7वीं पर्ल का छात्र आज एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गर्मी की छुट्टियाँ आए, गर्म हवाएं साथ में लाए। गर्मी के इस मौसम में सुहाना मौसम शिमला में। इन छुट्टियों में मैं सोच रहा हूँ नानी के घर जाऊँ। कभी सोच रहा हूँ कि पंख खरीदूँ और पंख लगाकर उड़ जाऊँ। सूरज को समझाकर आऊँ, ना बरसाए इतनी गर्मी, थोड़ी सी तो कर रहमी। सुबह सैर के मज़े उठाऊँ, हमको है ये बहुत सताते। गर्मियों की छुट्टियों का कहाँ ले पाते हैं हम पूरा आनंद। ढेर सारा होमवर्क जो मिलता इसमें ही निकल जाता सारा दम। बर्फ के गोले खाएं, ठेले से अंगूर लाए, कुल्फी खाए, दूध मिलाए, गर्मी आई। धन्यवाद। मैं अनवी ठाकुर जिस विषय पर बोलने जा रही हूँ वो है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन भी है। व्याकरण इस बात का मानक निर्धारण करता है कि शब्दों के समूहों और वाक्यों को एक साथ कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। व्याकरण के 4 भेद होते हैं: वर्ण, शब्द, पद व वाक्य। व्याकरण में हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अनेकार्थी शब्द जैसी अन्य चीज़ें पढ़ते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम जानवी है। मैं कक्षा 7वीं पर्ल की छात्र हूँ। आज मैं अपने विषय जो मुझे गर्म अवकाश की छुट्टियों के लिए मिला था उस पर अपनी परियोजना कार्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा विषय था अर्थ। सबसे पहले हम जानेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे वह वाक्य होते हैं जो हमारी भाषा में हमारी गति बढ़ाने में सहायता करते हैं। यह लक्ष्यजन्य और कभी कभी व्याजन्य भी होते हैं। इन्हें अपने ही मुँह में यामित हो। इसका क्या अर्थ होता है कि स्वयं अपनी प्रशंसा करना। मैं आराध्या करे कक्षा 7वीं पर्ल की छात्र अपनी गतिविधि प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी गतिविधि वर्णमाला पर थी। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर 44। हर व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर स्वर ना हो तो वर्ण आधा हो जाता है। धन्यवाद। नमस्कार मेरे सारे सहपाठियों, आज मैं अखिल देवनागरी लिपि चार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन पंक्ति को चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही उस भाषा की लिपि। मेरा विषय था अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जिन व्यंजनों में कम मात्रा से हवा निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं, जैसे क, ग और आदि। महाप्राण जिन व्यंजनों में अधिक मात्रा से हवा निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं, जैसे ख, ट, ठ और आदि। विराम चिन्ह की विशेषताएं। प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह तब लगाया जाता है जब किसी वाक्य का अंत होता है। योजक दो या दो से अधिक वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। 7वीं का छात्र अनुस्वार एवं अनुनासिक
विषय है क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। पहला भेद हमारे पास है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद है हमारे पास कालवाचक और तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण करने वाले हैं। पहला वाक्य है तुम सब आए। तो हम उदाहरण देंगे अब तुम कब आए और इसका आप लोगों को क्रिया बतानी है। इसकी क्रिया है आए। का भेद इसका कौन बताएगा? वह तुरंत चला गया। इसका भेद इसका कालवाचक है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसका शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। स्थानवाचक नाम देवांग शर्मा है। आज मैं कारक चिन्ह के बारे में बताने जा रहा हूँ। कारक चिन्ह के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक एंड आखिरी संबोधन कारक। कर्ता कारक काम करने वाला, उदाहरण को। दूसरा है कर्म कारक जिस पर काम का प्रभाव पड़े, उदाहरण को। तीसरा है करण कारक जिसके द्वारा कर्ता काम करे, उदाहरण है के द्वारा। फिर चौथा है संप्रदान कारक जिसके लिए काम को किया जाए, उदाहरण है को के लिए। फिर पांचवा है अपादान कारक जिस वस्तु का अलम अथवा तुलना करें, उदाहरण है से। छठवां कारक संबंध कारक एक वस्तु व्यक्ति का दूसरा वस्तु दूसरे व्यक्ति का, उदाहरण का, के की और रारे की। फिर सातवां है अधिकरण कारक जिससे क्रिया के आधार का पता लगे, बोध हो। फिर उदाहरण मैं पर। अंतिम है संबोधन कारक शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं, उदाहरण हे अरे। धन्यवाद। मेरा नाम देवांग शर्मा है। आज का मेरा विषय है उपसर्ग। तो उपसर्ग उन्हें कहते हैं जिनमें मूल शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे उपसर्ग जमा मूल शब्द बनते हैं नए शब्द, उदाहरण नी जमा वास निवास। ऐसे ही हम इस गतिविधि में उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाने वाले हैं। जैसे दुर जमा गुण बनता है दुर्गुण और बहु जमा मूल्य बनता है बहुमूल्य। धन्यवाद। प्रत्यय वे शब्द है जो किसी शब्द के आखिर में लगकर एक नए शब्द में परिवर्तन हो जाते हैं, उदाहरण खिल प्लस औना खिलौना, चढ़ प्लस आई चढ़ाई, बच्चा प्लस पन बचपन। धन्यवाद। शर्मा है और मेरा विषय है एक वचन और बहुवचन शब्द। जैसा कि हम जानते हैं एक वचन शब्द
जब कोई चीज़ अकेली होती है। बहुवचन शब्द जब वो बहुत प्रकार में बदल जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं ऋतु, ऋतुएं, धातु, धातुएं, शक्ति और शक्तियाँ। ऐसे हम उदाहरण अपने मित्रों से पूछने जा रहे हैं। चूहा का बहुवचन क्या होगा? तोते का बहुवचन क्या होगा? है। आज का विषय है एक पंक्तियों के लिए एक शब्द। एक पंक्तियों के लिए एक शब्द का आज मैं उदाहरण बताने जा रहा हूँ। जैसे जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पर्श्य। कम अकल वाला, अल्प बुद्धि। टिके रहने वाले, टिकाऊ। जो कभी नष्ट न होने वाला हो, अनक्षर। जो कठिनाई से समझ में आए। इसका आंसर है जो कठिनाई में समझ में आए। बहुत आशीष शर्मा है। आज मैं आपके समक्ष काल पर एक परियोजना कार्य प्रस्थान करूंगी। काल का अर्थ है समय। क्रिया की जिस रूप से हमें समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। जैसे काल के 3 उदाहरण हैं: भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से हमें समय के बीत जाने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस से हम समय की उपेक्षा करते हैं उसे भविष्य काल कहते हैं। वह सेब उसने कल सेब खाया था। वर्तमान काल वह सेब खा रहा है। भविष्य काल वह कल सेब खाएगा। कुछ उदाहरण से स्पष्ट करूँगा। अनुसार उन शब्दांशों को कहते हैं जिनमें केवल नाक से ध्वनि आए। उदाहरण के लिए अंगूर, घंटा, झंडा। अनुनासिक जिन शब्दांशों के उच्चारण में नाक एवं मुंह से ध्वनि आए उन्हें अनुनासिक कहते हैं। उदाहरण के लिए चांद, दांत, आँख। धन्यवाद। और मेरा आज का विषय है चित्र पर कविता। हाथी के मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक हाथी एक अजीब जंगल में बसने आया। यह जंगल उसके लिए नया था। वह मित्र बनाने के लिए देख रहा था। वह सबसे पहले एक बंदर के पास जाता है और कहता है, नमस्ते बंदर भाई, क्या आप मेरे मित्र बनोगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह उछलने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा मित्र नहीं बन सकता। फिर हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा मित्र नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेंढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेंढक ने उसे कहा, तुम मेरे जितना ऊंचा उछलने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा मित्र नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में बहुत उदास था क्योंकि वह कई कोशिशों के बावजूद भी मित्र नहीं बना पा रहा था। फिर एक दिन वह जानवरों को इधर उधर दौड़ता देख एक दौड़ते हुए भालू से इस हलचल का कारण पूछता है। तभी भालू उत्तर देता है कि जंगल का शेर शिकार पर निकला है, वे अपने को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास जाता है और उसे कहता है, इन जीवों को छोड़ दो, इन्हें चोट मत पहुंचाओ। शेर उसका मजाक उड़ाता है और उसे वहां से जाने को कहता है। हाथी को गुस्सा आता है और वह उसे अपनी सारी ताकत से धक्का देता है, जिससे वह घायल हो जाता है और वहां से चले जाता है। बाहर निकले और शेर की हार को देखकर आनंदित हुए। उन सभी ने हाथी को कहा, तुम्हारा आकार हमारा मित्र बनने के लिए एकदम सही है। अतः हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी का आकार उसके मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। धन्यवाद। देशभक्ति पर है।
अपने देश के प्रति श्रद्धा और प्रेम को देशभक्ति कहते हैं। देशभक्ति एक ऐसा गुण है जो सभ्य तथा असभ्य सभी राष्ट्रों में समान रूप से पाया जाता है। सभी की अपनी मातृभूमि से बड़ा लगाव होता है। ऐसे एक बालक को अपनी माता से जैसे लगाव होता है, ऐसी हर एक जवान को भी अपने देश से लगाव होता है। आज मैं ऋषित चौहान 7वीं कक्षा का छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के एक पाठ के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है उस रात की बात। इस पाठ में लेखक मिथिलेश्वर जी ने अपने जीवन की एक मुख्य घटना का वर्णन किया है, जिसमें उनके घर में एक गुड़िया एक लाल रंग का पर्चा लेके आती है जिसमें महंगी दवाइयों का नाम लिखा होता है, पर लेखक उसकी मदद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक भीख मांगने का तरीका है। थैंक यू। ध्यान दो। आज मैं श्रेया आप सभी को संवाद के बारे में बताना चाहूँगी। संवाद दो व्यक्तियों के बीच की बात होती है। यह राहुल और उसके पिताजी के बीच में वार्तालाप का संवाद है। राहुल इसमें अपने पिताजी से दोस्तों के साथ बाजार जाने के लिए कहता है, पर पिताजी उसे मना करते हैं क्योंकि वो पढ़ाई लिखना तो भूल ही गया था। तब राहुल बोलता है कि वो इस बार की परीक्षा में 80% अंक लेके आएगा, पर पिताजी बोलते हैं कि तुम ऐसे ही कहते हो। राहुल बोलता है कि इस बार मैं ज़रूर लेके आऊँगा। परीक्षा का परिणाम आता है और राहुल के पिताजी उससे परिमाण के अंक पूछते हैं। विषय है अनुच्छेद। अनुच्छेद किसी विषय पर अपने भावों को प्रकट करने को कहते हैं। अनुच्छेद लिखने का एक नियम है कि हमारा जो विषय है हमें सारी पंक्तियाँ उसी से जोड़कर उसी विषय पर लिखनी चाहिए। हमें बीच में अपना विषय नहीं बदलना चाहिए। अनुच्छेद की कितनी भी सीमा हो सकती है। मैंने उदाहरण के लिए एक अनुच्छेद लिखा है। मेरा अनुच्छेद का विषय है देशभक्ति। देशभक्ति का तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपने देश के प्रति भावुक प्रेम से है। यह गुण किसी देश के लिए काम करने और नागरिकों को निस्वार्थ भाव से अपने देश को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। एक सच्चा विकसित देश देशभक्तों से बनता है। देशभक्ति विशेष रूप से युद्ध के समय देखी जा सकती है। इसके अलावा राष्ट्र को मजबूत बनाने में भी देशभक्ति मदद करती है। आमतौर पर हम अपने देश को मातृभूमि कहते हैं। हाँ, विदांशी है। मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। आज का मेरा विषय है भाषा। भारत में लगभग 780 भाषाएं हैं और अगर पूरे विश्व की बात करें तो 7179। अब मैं अपना परिचय विभिन्न भाषाओं में दूंगी। मेरा नाम विदांशी है। अंग्रेजी माय नेम इज़ विदांशी। जापानीज वाशिंगटन विदांशी डेस। कोरियन ने रुमेन विदांशी मिदा। स्पेनिश मिन नोब्रे इस विदांशी। जर्मन मिन नेम इस विदांशी। इंडोनेशियन नामासाया विदांशी। धन्यवाद। गतिविधि एवरेस्ट की चुनौती से प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न, एवरेस्ट समुद्र से कितना ऊंचा है? 8848। 1849 में सर्वेक्षण दल को क्या पता चला था? कि एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है। लेखक जब ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप में छेद हुआ तब उन्होंने क्या किया? जब लेखक की ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप में छेद हुआ तो उसके एक साथी ने उसी पहाड़ पर एक प्लेटफॉर्म बनाकर उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप में टेप लगा दी। जिस चट्टान पर पीली पीली धारियां हैं उसे क्या कहते हैं? आखिर में कितने बचे? उन्होंने एवरेस्ट से उत्तर की ओर क्या देखा? तिब्बत। उन्होंने दक्षिण की ओर क्या देखा? उन्होंने दक्षिण की ओर भारत के मैदान देखे। रात पर पहुंचकर क्या किया? रावत ने शिखर पर पहुंचकर पहले अपने साथियों को ऊपर चढ़ाया और
अपने देश का झंडा गाड़ा और वहाँ पर अपने 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 गुरुओं की और भगवानों की पूजाएं की। मेरा नाम ऐश्वर्य राणा है और मेरा विषय भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसको हम लिख कर प्रकट करते हैं। आइए अब हम मेरे नाम को अनेक भाषाओं में देखते हैं। इसे हिंदी में ऐश्वर्य कहते हैं, बंगला में यह कहते हैं, मलयालम में इसे यह कहते हैं और असमिया में हम इसे यह कहते हैं। धन्यवाद।